हेलो माय लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। आ चुके हैं आप लोग के लिए शादी पनिशमेंट गाने वापस। हो बहुत वेट कराती हूँ मैं, आई नो दैट, बट आई एम सो सॉरी फॉर दैट ऑल। लाइक आई एम रियली सो सॉरी। तो प्लीज़ प्यारी सी अपॉलॉजी के साथ शुरू करते हैं इस कहानी को। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था, इस वक्त अंश बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, और होते भी क्यों ना, उनके हाथ में उनकी बहन की अस्थियाँ थी। उन्होंने कभी इस तरह की चीज़ें इमेजिन तक नहीं कर पाई थी, और जब भी वो अपनी बहन के बारे में सोचते थे उन्हें बहुत ज़्यादा अपने सिर में दर्द महसूस होता था। उन्हें लगता था कि एंड्रिया नाम की वो लड़की भी उनकी लाइफ में इसी वजह से आई है, ताकि वो उनको ठीक कर सके। और उन्हें लगा था कि वो ठीक हो गए हैं, लेकिन आज जाकर के उन्हें समझ में आ रहा था। काफ़ी टाइम तक वो इस वक्त मेंशन के बाहर ही रहते हैं। लगभग अब सुबह के 4 बजने लगे थे। अंश अब और ज़्यादा देर बाहर नहीं रह सकते थे, वो भी बिना बॉडीगार्ड्स के, जिसकी वजह से उन्हें ज़बरदस्ती मेंशन में आना ही पड़ता है। मेंशन में आते ही वो सबसे पहले तो गार्डन के पास गए थे, जहाँ पर हैरिश पे इस वक्त पूरी तरह अकेले चुपचाप बैठा हुआ था। थोड़े ही दूर पर इस वक्त तुषार और क्रिश भी मौजूद थे, और उनके साथ ही कुछ बॉडीगार्ड्स भी, जो कि हो रहे इन सारे बारे में डिस्कस कर रहे थे। कुछ लोग के हाथ में फ़ोन था, जहाँ पर अभी भी उसी तरह के वीडियो क्लिप्स जो कि लगातार न्यूज़ में वायरल हुए जा रहे थे। शेखर की वो सारी कमिटमेंट, अंश जो उस आवाज़ को भी सुनना नहीं चाहते, जिसकी वजह से जैसे उन्होंने उस तरफ घूरा था जहां इस बारे में गॉसिपिंग चल रही थी, तुरंत ही सब के सब ने अपने फ़ोन को बंद कर दिया था, और सब शांति से अपने सिर को हल्का झुकाए हुए खड़े हो गए थे। अंश जो अभी भी उसी मिट्टी की तरफ देखते हैं जहां पर उसे इतने टाइम से गाड़ा गया था, और अंश को अंदाज़ा भी नहीं हुआ। वो हैरिश के सिर पर धीरे से सहलाते हैं, और वो धीरे से उसके सिर को अपने सीने से लगा करके काफ़ी देर इसी तरह से बैठे रहते हैं। उनके दोबारा से इस मेंशन के अंदर जाने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। ये वही घर था जो हमेशा उन्हें मनहूस लगता था, और अब तो उनकी बहुत सारी डार्क मेमोरीज इस मेंशन से जुड़ चुकी थी, और उन्होंने ये फैसला लिया था कि वो कल तक यहाँ से निकल जाएंगे, समायरा को अपने साथ पुणे ले जा करके। हैरिस से भी वो यही कहते हैं कि वो कल उनके साथ पुणे चलेगा। जैसे ही अपने हाथों में उसी कलश को लिए वो अंदर की तरफ आए थे, शालिनी जी, सावित्री जी और जयचंद्र सबके सब इस बात से निराश थे, क्योंकि शायद शेखर की मौत हो गई। शालिनी जी के तो दिल में दो दो पहाड़ टूट गए थे। एक तो अपनी बेटी के बारे में इस तरह अचानक से जानकारी मिलना, और दूसरी तरफ अपने ही पति की लाश इस तरह से देखना, वो भी सिर्फ जलते हुए। एक आखिरी बार भी वो अपने पति से, भले वो कितना भी उन्हें मारते हों, लेकिन वो मिल तो नहीं पाए थे। कहीं ना कहीं उनके दिल में इस बात का एहसास था। आज इन सारी टैंट्रम्स को काफ़ी गुस्से में झेलते हुए अपने कमरे की तरफ निकल गए थे, और काफ़ी ज़ोर से अपने पैरों से ही दरवाजे को खोलते हैं अंदर आकर के कलश को बहुत ही प्यार से उन्होंने वार्डरोब में रख दिया था। और साथ ही उनके लॉकर में इस वक्त अपनी बहन की एक तस्वीर भी थी, जिसे वो हमेशा देखा करते थे। वो भी उस लॉकर में ही अब जा कर के आराम से कलश के ठीक बगल में रखा जाता है, और साथ ही अंश ने उस लॉकर पर पासवर्ड लगा करके वार्डरोब को बंद कर दिया था। और बिना अगल बगल देखे वो अपने हाथ में से एक एस्ट्रे उठाते हैं, जो कि साइड के एक टेबल पर रखा होता है, और उसे जोर से टीवी की तरफ फेंक कर मारे थे, जिससे टीवी के स्क्रीन तो टूटा ही था, साथ ही नीचे गिर करके वो एस्ट्रे भी चकनाचूर हो गया था। और अभी वो पूरी तरह से टूटता, लेकिन उससे पहले ही अंश ने खुद ही उसको जूतों से थोड़ा थोड़ा करके तोड़ दिया था। साथ ही वो टेबल पर अपने हाथ से जोर से मारे थे। आसपास की चीजों को वो इस तरह से तबाह कर रहे थे कि शायद उनके अंदर के इस तूफान और तकलीफ को बाहर की ये सारी डिस्टरबेंस खत्म कर सके। लेकिन शायद अंश को ये बात पता नहीं थी कि अंश का गुस्सा इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाला। आसपास की चीजों को इसी तरह से तोड़ते फोड़ते अब बाहर की तरफ भी आवाज आने लगी थी, और पर पड़े सामान भी अब धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरते हुए आसपास के पूरे माहौल को खराब कर रहे थे। और तभी अंश अपने हाथ में एक भारी सी चीज पकड़ते और उसे इतने जोर से बालकनी के दरवाजे पर मारे थे कि वो बालकनी के दरवाजे में भी धीरे धीरे क्रैक आने लगा था, और अंश जाकर के उसे क्रैक पर अपने हाथों को बार बार मारने लगते हैं। और तब जाकर के उन्हें एहसास होता है कि इस वक्त कोई काफी धीरे धीरे सुबक रहा है। लेकिन फिर अंश का ध्यान उसी सामने के कांच पर जाता है, जिसे एक और बार उन्होंने अपने हाथ में हॉकी लेकर के इतने जोर से मारा था कि वो कांच का दरवाजा भी अब धीरे धीरे टूटते हुए इधर उधर बिखरने लगा था। और तभी अंश को एक थोड़ी तेज आवाज महसूस हुई थी, आउच। जैसे उन्होंने इस आवाज को सुना था, कमरे में काफी डिम लाइट जल रही थी, और तब जाकर के अंश की नजर उसी तरफ पहुंचती है जहां इस वक्त उन्हें एहसास हुआ था कि कोई काफी देर से रो रहा है, लेकिन आवाज नहीं कर रहा।
और जैसे अंश उस तरफ आगे बढ़े थे, यहाँ बेड पर कोई बैठा हुआ था, अपने घुटनों पर अपने हाथों को और अपने सर को टिकाए हुए, सिर जो कि नीचे की तरफ और साथ ही पूरी शरीर जो शिवर कर रही थी काफी डर से। और अंश ने जैसे ही एहसास किया था कि ये फ्रेग्रेंस किसकी है, उन्हें अब जाकर के महसूस हुआ था कि उन्होंने कितनी गलती कर दी, क्योंकि ये लड़की तो वैसे उनके गुस्से से इतना ज़्यादा डरा करती थी और अंश ने अपने इस रूप को और इस ऑरा को दिखा करके और ज़्यादा इस लड़की को परेशान कर दिया। अंश तुरंत ही कमांड देते हुए लाइट्स को ऑन करवाए थे और जैसे ही उन्होंने आकर के बेड पर बैठना ठीक समझा, वो बैठी हुई लड़की जो तुरंत ही अपने चेहरे को उठाकर झटके में देखती है, उसके बाजू पर इस वक्त कांच का एक टुकड़ा जो कि गड़ गया था और धीरे धीरे ब्लड जो कि उसके हाथों से नीचे बेडशीट पर जा रहा था। अंश ने जैसे ही रियलाइज़ किया था कि उन्होंने गुस्से में क्या कर दिया और समारा को इतना ज़्यादा हर्ट हो गया, वो भी उनकी वजह से, वो झट से उस कांच को पकड़ते हैं और काफ़ी धीरे धीरे उसे निकालते हैं और तुरंत ही फर्स्ट एड ला करके सबसे पहले उस पर मरहम लगाते हैं। उस जगह को जैसे ही अंश ने अभी क्लीन करना शुरू किया था कॉटन से, समारा जो काफ़ी तेज़ तेज़ थोड़ा चिल्लाना शुरू कर दी थी। हाँ, दर्द हो रहा है। उसकी आवाज़ सुनकर के अंश तुरंत ही उसके गालों पर अपना दूसरा हाथ रखते हुए कहते हैं, बस 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 हो गया। जहां अंश की शरीर गुस्से से कांपे जा रही थी, टेम्परेचर उनके शरीर का इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ था और साथ ही ब्लड सर्कुलेशन भी कि इतने ठंडे मौसम में भी उनके बदन से पसीने गिर रहे थे, लेकिन समारा की इतनी छोटी सी चोट ने उनके पूरे एक्सप्रेशन और उनके पूरे बिहेवियर को बदल दिया था। वो बस अभी पूरा फोकस समारा की उसी चोट पर रखते हैं और फाइनली क्रीम लगा करके जैसे ही उस पर अंश ने अभी बैंडेज किया था, समारा जो धीरे धीरे अपने चेहरे को उठाकर अंश की तरफ देखती और अंश के हाथों से इतने ज़्यादा खून बह रहे थे जिसे देख करके वह घबराते हुए पीछे होने लगी थी। और इस वक्त अंश की हालत भी बहुत ज़्यादा बुरी थी, उनके सर पर भी थोड़े बहुत चोट आए थे और साथ ही उनकी आंखें भी इस वक्त लाल हो रखी थी। समारा उनको इतने डेंजर ऑरा में देख करके हल्का हल्का पीछे होते हुए कहती है, आप जाइए, यहाँ से जाइए। अंश अगल बगल देखते हैं कि बिस्तर पर भी बहुत सारे कांच के टुकड़े जो कि बिखरे हुए हैं और जैसे अभी समारे इधर उधर सरक पाती अंश तुरंत ही उसको रोकते हुए कहते हैं, तुम रुको, कहीं नहीं जाओगी, यहीं पर आओ। समारा घबरा कर अंश से पूछती है, मैंने क्या कर दिया? अंश ने तुरंत ही बेडशीट को साफ किया था। एक एक कांच बहुत ही आहिस्ता से हटाते हैं ताकि कहीं से भी समारा को दिक्कत ना हो और ये करते करते अंश को लगभग आधे घंटे हो गए थे। उनका गुस्सा जो कि लगभग इसी तरह उनके शरीर में 5 से 6 दिन तो बना ही रहता था, लेकिन इतनी आसानी से लगभग कुछ ही देर में अचानक से अंश का गुस्सा ऐसे गायब हो गया था और वो इतने आहिस्ता से बैठ करके सारे कांच को अपने हाथों में बिन रहे थे और इस बात का अंदाजा भी नहीं होता अंश को कि वो कितना बदल रहे हैं। धीरे धीरे करके अब सारे बिस्तर का कांच हट चुका था और साथ ही इस कांच के हटते हटते अंश का भी गुस्सा कहीं गायब सा हो गया था। पूरे बेड को साफ करने के बाद अंश पहले अपने हाथों से हर जगह चेक करते हैं कि कहीं छोटा सा भी टुकड़ा कांच का तो नहीं है, वरना वो समारा को कर सकता है। भले उनके हाथ से पूरी तरह से खून बह रहे थे क्योंकि कई चीज़ों को उन्होंने अपने हाथों से ही तोड़ा था, लेकिन इस वक्त छोटी सी खरोच समारा के शरीर पर उनको ज़्यादा अफेक्ट कर रही थी। समारा भले ही अंश को इतना शांत तो देखती है, लेकिन थोड़ी देर पहले जो भी कुछ अंश ने किया था उसे समारा को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और अभी भी वो धीरे धीरे काम पे जा रही थी और काफ़ी धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल करके अंश को देखती और उसके बाद फिर से अपने हाथों के बीच अपने चेहरे को छुपा लेती। अंश जो आकर के फाइनली अब बेड पर बैठते हैं और आसपास के पूरे कमरे के माहौल को देख करके वो हल्का सा अपने सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, आई नो इट्स लुकिंग लाइक अ हेल। समारा जो बस डरते डरते अपने चेहरे को अभी भी छुपाए हुए नीचे ही रखी हुई थी, अंश धीरे से उसके सर पर अपना हाथ टैप करते हुए कहते हैं, आर यू ओके? समारा धीरे से अपने चेहरे को नाम हिलाकर कहती है, नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। वो ये कांपते कांपते बोल रही थी और उसके होंठ जो कि इस तरह कंपन करते हुए अंश को काफ़ी ज़्यादा गिल्ट फील करा रहे थे। वो धीरे से और ज़्यादा भी आगे खिंच सकते हैं, लेकिन समारा पीछे जाने लगी थी और अगर वो थोड़ा और पीछे जाती तो वो बेड से नीचे की तरफ गिर जाती, जिसका एहसास करते हुए अंश तुरंत ही उसका हाथ पकड़कर उसको रोक लिए थे और उसको संभालते हुए कहते हैं, आई नो दैट, मुझे नहीं पता था कि तुम कमरे में। समारा डरते हुए कहती है, आपको मुझ पर गुस्सा आ रहा है, मैंने क्या कर दिया ऐसा? जैसे ही समारा ने ये बोला था, अंश अपने हाथ को समारा के शरीर से हटा करके हल्का सा खुद ही पीछे होते हुए कहते हैं, या दैट्स ग्रेट आइडिया एक्चुअली, एक काम करो, तुम यहाँ से जाओ। ये सुनकर के समारा जो थोड़ा घबरा कर पूछती है, मैं कहाँ जाऊँ? मुझे कहाँ जाने को कह रहे हैं?
अंशु उसके नाक पर धीरे से अपने हाथ को टच कराते हुए कहते हैं, रोना बंद करो, तुम यहाँ से जाओ, मेरे साथ नहीं रह सकती। आई एम नॉट ओके टुडे, तुम यहाँ से जाओ, अदरवाइज आई विल हर्ट यू। समारा ये सुन करके थोड़ा और घबराने लगी थी। अभी तक तो अंश के गुस्से से, लेकिन अब अंश की बातें उसे चुभ रही थी और उसे डर था कि कहीं अंश उसे अपने आप से दूर तो नहीं कर रहे, जिससे वो खुद ही हिम्मत करते हुए आगे बढ़ती और अंश के हाथों पर धीरे धीरे अपने हाथों को सहलाकर कहती है, मैंने क्या कर दिया? उसने अंश के हाथ पर भी अपना हाथ बहुत ही मुश्किल से रखा था। एक तो उसको वैसे ही अंश से इतना डर लगता था, ऊपर से अभी जो अंश ने तहस नहस मचाई थी किसी शैतान की तरह, और साथ ही अंश को इस तरह अपने हाथों से टच करना वैसे भी समारा के लिए कितना ज़्यादा टफ था, ये सिर्फ समारा समझती थी। अंश उसको इस तरह से अपने हाथों पर हाथ रखा देख करके हल्का सा मुस्कुराते हो, लेकिन फिर से वो स्ट्रिक्ट होते हुए समारा को कमांड करते हुए कहते हैं, आई सेड दूर जाओ मुझसे, मैं ठीक नहीं हो सकता, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अंश ये बोल तो रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भी इस बात का रियलाइज़ हो रहा था कि उनका गुस्सा गया कहाँ, क्योंकि अगर वो गुस्से में होते तो किसी से भी वो इस तरह से बात नहीं करते थे। गुस्से में तो उनकी आवाज़ भी नहीं निकलती थी, फिर उनके सामने खड़ा शख्स डेड बॉडी बन जाता था। अंश जो बात कर तो रहे थे, लेकिन इस वक्त अंदर ही अंदर उनको कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। समारा जो अंश की तरफ धीरे से देखती है और फिर धीरे से खड़े होकर कहती है, आप मुझे खुद से दूर मत करिए, मैंने कोई गलती की तो बता दीजिए, मैं बाहर क्यों जाऊं, आप मुझे अलग कर रहे हैं क्या खुद से? वो इस तरह से सवाल कर रही थी, उसके इनोसेंस की बातों से अंश जो उसकी तरफ धीरे से खड़े होकर कहते हैं, संभल कर, फुटवेयर पहनो अपने। वो तुरंत ही समारा को फुटवेयर उसकी तरफ आगे बढ़ा करके देते हुए कहते हैं, जस्ट वेयर इट। समारा जल्दी से दोनों फुटवेयर को डालते हुए कहती है, मैं कोने में चले जाती हूँ, आपको प्रॉब्लम नहीं करूँगी, वहाँ बैठ जाओ। समारा ने एक साइड के रखे चेयर पर इशारा किया था। अंश देख करके एक बार उस चेयर की तरफ देखते और समारा की तरफ थोड़ा क्वेश्चन भरी निगाहों से देखकर पूछते हैं, क्यों, तुम्हें यहाँ क्यों रहना है? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? देख रही हो तुमने मेरे कमरे का क्या हाल हो चुका है? अगर तुम्हें चलते चलते कान चुभ गया या कोई भी प्रॉब्लम, एक काम करो, तुम यहाँ से निकलो। और ये बोलकर वो जैसे अभी फ़ोन उठाकर अनु को फ़ोन लगाते, समारा जो काफ़ी जल्दी से जाकर के अंश की तरफ आगे बढ़ती और ज़ोर से उनके सीने से लगते हुए कहती है, आई एम सो सॉरी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे खुद से दूर क्यों कर रहे हैं? अंश की बातें समारा को समझ नहीं आ रही थी। समारा को लग रहा था कि शायद कहीं दोबारा से अंश उसके ऊपर ही तो नाराज़ नहीं है, क्योंकि शुरुआत से जब से अंश उसको मिले थे वो हमेशा उसी पर तो नाराज़ हुआ करते थे। अंश उसको इस तरह से अपने आप के सीने लगते देख करके उसके सर पर धीरे से अपना हाथ रखते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे उनके हाथ, जो कि अभी तो समारा को इस तरह हक करने में थोड़ा हिचकिचा रहे थे, लेकिन खुद ही जब समारा को इस तरह टूटा हुआ देखते हैं तो वो अपने हाथों को उसके पीठ पर धीरे धीरे टाप करते हुए कहते हैं, हे, तुमने कुछ नहीं किया है। समारा धीरे से अपने चेहरे को उठाकर कहती है, तो फिर क्यों बाहर कर रहे मुझे? मैंने जब कुछ किया नहीं तो क्यों पनिश कर रहे मुझे? अंश ने जैसे ये सुना था वो थोड़ा देर के लिए सब कुछ भूलते हुए थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछते हैं, मैं तुम्हें पनिश कर रहा हूँ? मतलब मुझसे दूर रहना तुम्हारे लिए पनिशमेंट है? ये सुनते ही समारा थोड़ा होश में आती है। अभी तक तो न जाने क्या हो गया था उसे। वो खुद ही जैसे अभी पीछे की तरफ होती, कुछ कांच के टुकड़े जो कि उसके चप्पल पर धंसने लगे थे, लेकिन समारा को एहसास नहीं होता क्योंकि उसने तो फुटवेयर पहन रखे थे। वो जाते जाते पीछे दीवार से डरते हुए धीरे से कहती है, नहीं नहीं, मेरा मेरा मतलब था कि मुझे लगा हमेशा के लिए मुझे खुद से दूर कर रहे। ये बोलते बोलते वो बीच में ही रुक गए थे। तभी अंशो सारे कांच के टुकड़े को उसके रास्ते से हटा करके उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए अपने हाथों को एक दीवार पर रखते और दूसरे हाथ से फ़ोन जो कि बेड पर ऑलमोस्ट फेंकते हुए कहते हैं, मैडम, मुझे मरना है, जो खुद से दूर करूँगा तुम्हें। समारा जो बस अंश की आंखों में इस बात को सुनते सुनते देखे जा रही थी और फिर धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लेती है। तभी अंश उसके गर्दन के पास आकर झुकते हुए कहते हैं, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मुझसे दूर रहो। कहीं गलती से भी अगर तुम्हें मेरी वजह से एक कांच का टुकड़ा भी टच हुआ ना तो मेरे लिए बहुत बुरी बात होगी है। और मुझे लगा कि मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया, वो भी अपने गुस्से की वजह से। इसलिए प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम मी। मेरे अंदर बहुत सारी खामियां हैं, तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे।
समारा ये सुनते ही धीरे से अंश की तरफ अपनी नज़रों को खोल कर उठाती है और फिर अपने पलकों को दोबारा से झुकाते हुए कहती है, खामियां तो मुझ में भी बहुत थी ना। आपने भी तो मुझे अपने आप से दूर नहीं होने दिया, मेरे बारे में सब कुछ जानने के बाद भी। अंश उसकी बात को समझ नहीं पाते कि आखिर समारा कौन सी खामी की बात कर रही है। तभी समारा क्लियर करते हुए कहती है, चाहे एक दिन के लिए सही, अब कोठे पर तो बैठी हूं ना मैं। जैसे अंश ने ये सुना था और वो समारा को इमोशनल होता हुआ देखते हैं, जहाँ पर समारा की आंखों से आंसू भी गिरने लगे थे, वो तुरंत ही उसके आंसू को अपने थम से पोंछते हुए कहते हैं, क्या हो गया, तुम इस तरह की बात क्यों कर रही हो? और ओके, जस्ट इमेजिन कि अगर तुम ऐसा करती भी तो तुम्हें क्या लगता है, आई वोंट लव यू? समारा ये सुन करके थोड़ा हैरानी में अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके अंश की तरफ देखने लगती है, जैसे वो खुद भी क्यूरियस हो इस जवाब को जानने के लिए कि अगर वाकई उसने ऐसा किया होता और वो बाकी उन्हीं लड़कियों की तरह होती तो क्या अंश उसे तब भी प्यार करते। ये सवाल वो करना तो काफी वक्त से चाह रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी और आज भी वो खुद ही इसका जवाब देते हुए कहती है, कभी नहीं। ऐसी लड़की से कौन भला प्यार करता है, जो लड़की अपने शरीर को। तभी अंशु उसके आ रहे आगे के कुछ बालों को पीछे करते हैं और धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए उसके नाक के पॉइंट को अपने नोज के पॉइंट से टच कराते हुए कहते हैं, पता नहीं, मोहब्बत तो हो जाती है ना बस उसके प्रोफेशन से, उसके हाव भाव से, उसके बैकग्राउंड से क्या मतलब होता है। समाया ये सुनकर अभी भी पूरी तरह से इसका जवाब नहीं पाई थी, लेकिन अब वो और ज्यादा अंश को इस बारे में फोर्स नहीं करना चाह रही थी और वो बस अपने आप को शांत रखती है और साथ ही अंश की तरफ देखकर पूछती है, ये सब की बातें हम बाद में करेंगे, पहले ये बताइए कि आप ठीक हैं, हुआ क्या है आपको? और सब लोग नीचे भी रोए जा रहे थे, अनु भी बहुत ज्यादा परेशान थी, अर्जुन जी भी। क्या हो रहा है यहाँ पर? आपने बंद भी करके रखा था मुझे लगा था ऐसा क्या हो गया, बताइए ना प्लीज। और ये खून खून क्यों हो रखा है आपके शरीर पर? अंश ने अभी जिस तरीके से आसपास की चीजों को तोड़ी थी, उसी की वजह से अंश के शरीर पर कुछ निशान लग गए थे और वहीं से खून बह रहा था, क्योंकि अंश तो पहले से ही वहां, क्योंकि अंतिम संस्कार करने के बाद वहीं पर स्नान भी करना होता है और ये भी एक रिचुअल होता है, जिसकी वजह से अंश ने अपने हाथ में एशेज ले करके वहां पर थोड़ा देर बैठ करके अपने आप को पूरी तरह से शुद्ध किया था गंगा जल से, और उसके बाद वो यहाँ पर आए थे। आसपास के कुछ चोटों को देखकर अंशु अपने चेहरे को नाम हिलाकर कहते हैं, कुछ नहीं है। तुम एक काम करो, तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ, रखे रे डर लग रहा है तो मैं तुम्हें अनु को बोल दूं। समारा धीरे से कहती है, आपके साथ नहीं रह सकती। जैसे ही समारा ने इतने प्यार से पूछा था, अंश के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी और वह धीरे से उसके फोरहेड पर अपने होठों को रखते हुए कहते हैं, तुम रहना चाहती हो तो हमेशा रहो, जिंदगी भर रहो। समारा धीरे से कहती है, मैं तो मरने के बाद भी रहूंगी, आपके सर पर भूत बनकर। अंश ये सुन करके उसके सर पर धीरे धीरे से मारते हुए कहते हैं, मारूंगा ना इतनी चपेट तुमको, तुम कहीं नहीं जा रही हो मुझे छोड़कर, समझ में आई मेरी बात? समारा धीरे से उनकी कॉलर को पकड़ते हुए कहती है, आप ही तो भेज रहे थे दूर, ऐसे किसी और दिन अलग कर देंगे आप मुझे? ऐसे भी आप तो, अच्छा एक मिनट, आपके पापा जी? जैसे अंश ने सुना था, वो काफी गुस्से में अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए समारा को वार्न करते हुए कहते हैं, उनकी जिक्र भी अपने मुंह पर मत लाना तुम, वरना खामखा मैं दोबारा से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ये बोलते बोलते ही अंश की शरीर दोबारा से कांपना शुरू कर दी थी और अंश उन्हीं सारे कांच पर अपने पैरों को रखते हुए, जिसमें उन्होंने अभी शूज पहन रखे थे, वो बाहर की तरफ निकलने लगे थे। लेकिन तभी समारन को रोकते हुए उन्हीं की तरफ भागते हुए आने लगी थी और अंश आसपास की चीजों को टूटा फूटा देख करके समारोह को रोकते हुए कहते हैं, अब क्या है, बाहर जा रहा हूं मैं। अंश के इस तरह के मूड स्विंग्स को देखकर समारा थोड़ा कंफ्यूज होकर कहती है, अभी तो ठीक थे आप, फिर क्या हो गया?
अब गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैंने क्या कह दिया ऐसा? आइंदा से कभी नहीं बोलूँगी उनके बारे में। अब पिंकी प्रॉमिस। अंश बिना कुछ कहे पीछे की तरफ मुड़ते हुए अब दोबारा से गेट की तरफ बढ़ने लगे थे, लेकिन समारा उनका कलाई जोर से अपने दोनों हाथ से पकड़ती और उन्हें अपनी तरफ घुमाते हुए कहती है, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। आप इस वक्त बहुत गुस्से में हैं, पता नहीं किसके साथ क्या कर दें। अंश उसकी तरफ मुड़कर देखते हुए कहते हैं, तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँगा? समारा धीरे से अपने चेहरे को नीचे झुकाकर कहती है, मैं आपको संभाल लूंगी। जैसे अंश ने यह सुना था, वो यही तो सुनना चाह रहे थे कब से कि उन्हें कोई संभाल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ समारा है। और कहीं ना कहीं इस बात से उनका दिल तो एग्री कर रहा था, लेकिन उनका दिमाग नहीं। समारा उनको खींच खींच कर जबरदस्ती बेड पर ला करके बैठाती है। अभी भी शरीर उनका काफी हद तक तापमान से बढ़ा हुआ था और साथ ही उनके चेहरे पर पसीने के बहुत सारी बूंदें भी आई हुई थी। समारा अपने पल्लू से धीरे धीरे उनके स्वेटिंग्स को पोंछती है और धीरे से उनके करीब आकर बैठते हुए कहती है, आप परेशान मत होइए, मैं आपको छोड़कर नहीं चाहूँगी, भले ही आप गुस्से में मुझे मार ही क्यों न डाल। जैसे ही अभी अंश ये सुनते समारा के मुंह से, वो तुरंत ही समारा के मुंह पर अपने 3 उंगलियों को रखते हुए कहते हैं, मैं चाहे कितना भी गुस्से में रहूं तो मैं गुस्से में कभी हर्ट नहीं कर सकता। हो सकता हो खुद को हर्ट कर लूं, लेकिन तुम्हें नहीं। थोड़ी देर उन दोनों के बीच में एकदम से सन्नाटा हो गया था। अभी तक तो उन दोनों के अंदर अंदर तूफान चल रहा था। समारा की इन सारी बातों को सुनने के बाद हालत तो थोड़ी बहुत खराब हो रही थी, लेकिन चेहरे से वो भी नहीं जाहिर करती और चेहरे से अंश भी कुछ भी जाहिर नहीं करते, क्योंकि आज बहुत दिन बाद उन्होंने अपनी ट्रू फीलिंग्स को अपने होठों पर रखा था। समारा और अंश इसी तरह से एक दूसरे को थोड़ी देर देखते रह जाते हैं और उसके बाद समारा को अंश पीछे बैठ के सिराने से टकाते हुए उसके गर्दन के पास झुकते हुए धीरे से कहते हैं, मुझे छुपा लो अपने पास, मुझे जरूरत है तुम्हारी। समारा ये सुन करके अपने जैसे ही अभी हाथ को अंश के चेहरे पर रखी थी, अंश तुरंत ही आकर के उसके सीने से लगते हुए अपने आप को समारा की बाहों में छुपाने लगे थे। समारा ने भी अपने हाथों से अंश के चेहरे को ग्रैब कर लिया था और धीरे धीरे उनके सिर को अपने हाथों से सहलाए जा रही थी। इसी सुकून की ज़रूरत थी अंश को कई सालों से, और वो धीरे धीरे अपने होठों को खोलते हुए पूछते हैं, कहाँ थी तुम अब तक? समारा धीरे से अपनी आंखों को खोलते हुए कहती है, मैं तो अपने घर पर थी। क्यों? अंश जो अपने चेहरे को उठाकर कहते हैं, काश तुम्हारी मौसी ने पहले तुम्हारी शादी तय की होती तो तुम थोड़ा पहले भाग कर आई होती, थोड़ा पहले मिल जाती मुझे, तो मेरे कुछ और साल तुम्हारे साथ गुजरे होते, सब कुछ कितना परफेक्ट होता। और ये बोलते बोलते अब अंश ने भी काफ़ी ज़ोर से समारा को चिपका रखा था। अफनार तो समारा को बहुत हो रही थी, लेकिन समारा ने थोड़ी सी भी आवाज़ नहीं की थी और ना ही उन्हें ज़रा भी परेशान करने की ज़रूरत की। वो अभी भी इसी तरह चुपचाप बैठे बैठे अंश के सिर को सहलाए जा रही थी। और अब अंश के शरीर जो धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगी थी, उनके माथे से आ रहे स्वेटिंग की बूंदें अब पूरी तरह से सूख चुके थे और अब जाकर फाइनली उन्हें महसूस होता है। समायरा को उन्होंने एक बार राहत कहा था, लेकिन वाकई ये हर बार उनके लिए राहत और मेडिसिन का काम करती थी। थके थकाए अंश जो फाइनली अपनी राहत के साथ चैन की नींद ले रहे थे, और साथ ही इसी तरह समायरा ने भी अपनी आंखों को बंद कर लिया था। बेड के सिराने से टिके टिके ही वो अपनी पूरी रात गुजार दी थी। सुबह तो वैसे ही हो चुका था, लेकिन अब फाइनली सुबह के 9:30 बजते हैं। समायरा ने एक पल के लिए भी खुद को इधर से उधर नहीं डोला था, जिससे उसकी कमर, उसके शरीर में काफ़ी पेन हो रहा था। लेकिन फिर जैसे ही अंश के कानों में चिड़ियों की कुछ चहचहाहट सुनाई देती है, क्योंकि बालकनी का दरवाज़ा टूट गया था और बाहर से आवाज़ बहुत ही अच्छे से सुनाई दे रही थी। अंश धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगे थे और जिस तरह से इस वक्त वो लेटे हुए थे, समायरा की गोद में उनका सर था और समायरा का हाथ जो कि उनके सर पर और दूसरा हाथ उनके सीने पर, जहाँ उन्होंने खुद भी अपने दोनों हाथों को समायरा के हाथों से पकड़ रखा था। जैसे उनकी आँख खुलती है, समायरा को अपनी तरफ देखता पा करके वो धीरे से उठकर कहते हैं, गुड मॉर्निंग बेबी जी। समायरा झुकते झुकते उनके फोरहेड पर पहुंचना तो चाह रही थी, लेकिन शायद उसकी शरीर अब इतनी भी फ्लेक्सिबल नहीं थी, जिसकी वजह से वो कोशिश तो करती है नीचे झुकने की, लेकिन अंश
जो कि उसको इस तरह परेशान होता देख करके खुद ही अपने फोरहेड को ऊपर की तरफ उठाते हुए कहते हैं, लो। समारा मुस्कुराते हुए धीरे से उनके फोरहेड पर अपने होठों को रखते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग पति जी। अर्श जो कि अपने करवट को अब दूसरी तरफ पलट चुके थे और अब उनके ठीक सामने समारा का पेट था। साड़ी के पल्लू से हल्का हल्का नजर आ रहा था, लेकिन उसके बाद भी अंश जो कि समारा को रियलाइज नहीं कराते कि उनकी नजर इस वक्त कहाँ पर जा रही है, और धीरे से अपनी आंखों को उठा करके समारा के चेहरे की तरफ मोड़ते और धीरे से कहते हैं, इसी तरह मैं अपनी मम्मा की गोद में भी सोया करता था। यह सुनकर समारा मुस्कुरा कर कहती है, वो तो आप अभी भी सोते हैं। देखा था मैंने एक बार आपको, आपकी मम्मा की गोद में सर रख कर के इसी तरह आराम कर रहे थे आप। वैसे बाहर की दुनिया वालों को पता ये बात कि यह शख्स कितना छोटा बच्चा है अभी, जो अपने आप को बहुत बड़ा महान, पता नहीं वो क्या बोलते हैं उसको, अरोपन अरोपेन अंटापेन। उसकी बातों को लगभग 5 मिनट हो गए थे बोलते बोलते, लेकिन वो ख़त्म नहीं कर पाई थी अपनी बात को। तब अंश हंसते हुए कहते हैं, इट्स एंटरप्रेन्योर। समारा जो कहती है, हाँ हाँ वही ऑरोपेनर अरो 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 वही जो भी आप कह रहे वो पेनर। अंश हंसते हुए कहते हैं, समारा जो अपना मुंह टेढ़ा करते हुए कहती है, मेरी इंग्लिश का मजाक मत उड़ाइए, कभी वक्त था जब मेरी भी इंग्लिश बहुत अच्छी हुआ करती थी। यह सुनकर अंश जो धीरे से उठते हैं और उसके ठीक बगल में बैठते हुए बेड के सिरहाने से ही टिकते हुए कहते हैं, तभी मॉन्स्टर बोलने के लिए अपनी मम्मा से पूछना पड़ा था तुम्हें। जैसे समारा ने यह सुना था वो अपनी आंखें बड़ी करके अंश की तरफ मुड़ते हुए कहती है, आपको ये बात कैसे पता, और आपको मॉन्स्टर बोलने के लिए नहीं, था एक अकड़ू लड़का मेरे बर्थडे पर आया था, तब मैं 7 या 8 या शायद 9 साल की थी, मुझे याद नहीं, पता नहीं कहाँ से आ गया था, और वो था मॉन्स्टर। मेरे सामने इंग्लिश छोड़ रहा था, और पता है मुझे क्या बोला, कि मेरे अंदर मैनर नहीं है। पता नहीं उसने कुछ अच्छी सी इंग्लिश भी यूज़ की थी। अंश उसकी बातों को सुन करके धीरे से उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर पूछते हैं, तुम्हें इंग्लिश बोलना कुछ ज़्यादा ही पसंद नहीं है। समारा मुस्कुरा कर कहती है, मेरी मामा बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश सीखी थी पापा की वजह से, पापा ने उन्हें सिखाया था। अंश जब पूछते हैं, क्यों, तुम्हारी मामा को नहीं आता था। समारा जो थोड़ा एक्साइटेड होकर के अपने मम्मा पापा के बारे में बताते हुए पालती मार कर बैठती है और अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ मोड़ते हुए कहती है, आपको पता है मेरे पापा है ना, और मेरी मम्मा लखनऊ से हैं और मेरी नानी का घर भी वहीं पर था। लेकिन उसके बाद पता है क्या हुआ, मेरे पापा को ना किसी बिजनेस डील की वजह से लखनऊ जाना पड़ा, और वहाँ पर मम्मा को देख लिया उन्होंने, और फिर क्या, मम्मा पर लट्टू हो गए। मेरी मम्मा पापा की लव मैरिज शादी हुई थी, पापा बड़े आदमी, मेरी मम्मा छोटे नॉर्मल परिवार की, और बस इसी वजह से मेरी मम्मा को शहर की कोई भी चीज़ नहीं आती थी, मेरे पापा ने सिखाई थी उनको। बहुत रोमांटिक थे दोनों, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करते थे, और एक बार तो गलती से उन लोगों को किचन में मैंने पकड़ लिया था। और ये बोल करके वो बच्चों की तरह हंसने लगी थी और साथ ही अपनी तालियां पीटने लगी थी, और फिर अपनी बड़ाई करते हुए कहती है, मैं ना बचपन से बहुत स्मार्ट थी, मुझे सब पता था कि इन लोगों के बीच क्या चलता रहता है, मैं हमेशा चिढ़ाती थी। मुझे पता है आप लोगों ने मुझे कैसे पैदा किया। जैसे अंश सुने थे उन्हें थोड़ी हंसी आने लगती है। समारा ये सुनकर कहती है, आपको भी हंसी आ रही है ना, वैसे मैं बचपन से ही थी, बहुत ज़्यादा दिमाग था मेरे अंदर। हाँ, इस बात को कोई मानता नहीं है, लेकिन मुझे पता है ये बात। ये सुनकर अंश हंसते हुए कहते हैं, मुझे भी पता है, बहुत दिमाग है तुम्हारे पास। और अपनी थूक अटकते हुए कहते हैं, तो तुम क्या कहती थी, कैसे पैदा हुई हो तुम। समारा धीरे से शर्माते हुए अपने चेहरे को हल्का सा झुकाती है और फिर कहती है, हाँ, किस करके और कैसे। अभी तक ये बात समारा ने हंसते हंसते बोला था, लेकिन अंश अब काफ़ी तेज तेज हंसने लगे थे, और काफ़ी वक्त बाद अंश की ऐसी हंसी, या यूं कह ले कि समारा ने तो पहली बार ऐसी हंसी देखी थी अंश की। और इस तरह से अंश को अपना मजाक उड़ाता देख करके समारा पहले तो थोड़ा मुंह बनाती है, लेकिन अंश को इतना खुलकर हंसता देख करके उसे भी अच्छा लग रहा था, और वो धीरे से अपने चेहरे पर अपना हाथ टिकाते हुए कहती है, हंसते हुए प्यारे लगते हैं, हंस लिया करिए थोड़ा। तभी अंश अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहते हैं, ओह माय गॉड, अभी भी तुम्हें यही लगता है कि
किस करने से? ओह माय गॉड! तो इस हिसाब से तो तुम्हें प्रेग्नेंट हो जाना चाहिए था ना? तभी समारा जो कहती है, वही तो कभी कभी होता है, वो हमेशा नहीं होता। और वो एक वक्त होता है जब होना होता है तो हो जाता है। तभी अंशु कहते हैं, अच्छा, और वो वक्त कैसा होना चाहिए? समारा जो हल्का सा शर्माती तो है, लेकिन फिर कहती है, अब ठीक है, अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देती हूँ। वैसे ये सारी बातें मुझे इस तरह बतानी तो नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, आपको भी आना चाहिए ये सारी चीज़ें। ये सुनकर अंश अपने चेहरे को ये सुनकर कि अंश अपने चेहरे को ऐसे हिलाए थे जैसे उनको इस वक्त एक परफेक्ट टीचर मिल गई हो और वो उनके स्टूडेंट बन रहे हो। समारा जो धीरे से उनको समझाते हुए कहती है, देखिए, पहले ना क्या होता है कि माहौल अच्छा होना चाहिए, बारिश होनी चाहिए। ये सुनकर अंश अपनी बाहें चढ़ाकर कहते हैं, ओह, बारिश में होता है? समारा तेजी से कहती है, हाँ, बारिश में कुछ ऐसे अब कुछ ऐसा केमिकल वो होता है, वो क्या होता है? अंशु कहते हैं, रिएक्शन। समारा जब अपनी ताली को पीटते हुए कहती है, हाँ हाँ हाँ, वही वही, कुछ ऐसा होता है रिएक्शन कि उस वक्त ये कुछ होता है, मतलब और मैं बताती हूँ। और अंशु कहते हैं, बताओ बताओ बताओ। अंश बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो रहे थे समारा की इन सारी बातों को सुनने के लिए। समारा आगे कहती है, लाइट्स बंद होनी चाहिए। अंशु कहते हैं, अच्छा, लाइट्स बंद होनी चाहिए, ओके, आगे की क्या कंडीशन है? समारा कहती है, रुकिए, बताती हूँ, रुकिए ना। उसके बाद होना चाहिए कि कैंडल्स चल रहे हों और हल्की हल्की धीमी धीमी लाइट्स हो, कोई रोमांटिक सा गाना चल रहा हो। उसके बाद किस करके सोना चाहिए और फिर होता है बच्चा। ये सुनकर अंशु फिर से काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे थे और वो हंसते हंसते अब जाकर के बेड पर धड़ाम से लेटते हैं। और समारा को भी इस तरह से मुंह फुलाया हुआ देख करके उसे भी काफ़ी ज़ोर से हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचे थे, जिससे समारा का सिर जा करके डायरेक्टली अंश के सीने पर पड़ता है। अंश को इस तरह हंसता हुआ देख करके वो बार बार उठना तो चाह रही थी, क्योंकि इस वक्त वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। उसने इतनी अच्छी बात बताई थी अंश को, और अंश है कि बस उसका मजाक पे मजाक उड़ाए जा रहे हैं। इससे अब उसको गुस्सा तो आना ही था। वो बार बार अपना सिर उठाते, लेकिन अंश बार बार उसके सिर पर अपना हाथ रख के उसको दोबारा अपने सीने से टिका देते। समारा जब गुस्से में आते हुए कहती है, बस करिए, आपको तो कुछ पता नहीं, बेकार है, समझते ही नहीं है कुछ भी। और ये बोल करके वो काफ़ी गुस्से में अपने फूट ईयरों को पहनते हुए जैसे भी कुछ कदम आगे बढ़ी थी, आसपास की जगहों को देख करके वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से पूरी रात कांच बिखरा पड़ा था, अब इस वक्त पूरी तरह हर जगह सफाई हो चुकी थी। बस यहाँ पर बालकनी के दरवाजे की हालत बुरी हो रखी थी, लेकिन वहां से भी गिरे हुए सारे कांच जो कि नीचे से हटा दिए गए थे। ये सब देख करके समारा थोड़ा हैरान होते हुए कहती है, हाँ, ये क्या जादू हो गया? रात भर में कमरा कैसे ठीक हो गया? तभी अंशु चुटकी बजाते हुए कहते हैं, इट्स मैजिक। सामान ले करके अपने कपड़े का समारा जल्दी से बाथरूम की तरफ भाग गए थे, और वहीं अंशु के अब खड़े होते हुए समारा की तरफ एक बार देखते हैं जहां वो बाथरूम की तरफ भागी थी, और फिर आसपास की चीज़ों को देखते हुए कुछ सोचने लगे थे। अंश जब रात में समारा की गोद में सो रहे थे तो फाइनली समारा को इस तरह से नींद के आगोश में जाता देख करके अंश तुरंत ही उठते हैं और 3-4 स्टाफ को बुला करके पूरे रूम को साफ करवाए थे, क्योंकि अंश नहीं चाहते थे कि सुबह गलती से भी समारा के पैरों पर एक भी कांच का टुकड़ा छुपे और उसे हर्ट हो। जहां रात में इस मेंशन में आने के बाद अंश की हालत इतनी बुरी हो रखी थी कि वो इस पूरे मेंशन को उनका दिल चाह रहा था कि वो जलाकर राख कर दें। वहीं इस वक्त दोबारा से अंश के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ चुकी थी, जिसे अंश खुद ही शीशे में देखते हुए अपनी आंखें बहुत ही प्यार से खोलते हैं और बस चुपचाप थोड़ा देर खुद को देखते रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोबारा से आकर के बालकनी के पास बाउंड्री पर अपने हाथ टिकाए खड़े थे, और इस वक्त बाहर जो कि अभी भी बॉडीगार्ड्स पूरी तरह से तैनात थे। आसपास की चीज़ों को देख करके अंश को दोबारा से कल रात की सारी बातें याद आने लगती हैं, और वो धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लिए थे उसी गड्ढे पर लगे सारे मिट्टियों को देखकर, जो पूरी तरह से अब मिट्टी से भर दिया गया था। और जैसे उन्होंने अपनी आंखें बंद की थी, उनके ठीक सामने दोबारा से एक ही चेहरा नजर आता है, और वो था प्रीति का चेहरा। और इस वक्त वो पूरी तरह से स्माइल कर रही थी। अब आसपास बिल्कुल भी अंधेरा नहीं बचा था, आसपास हर जगह लाइट्स थी, और जैसे अंश ने महसूस किया था कि उनकी बहन इस वक्त पूरी तरह से स्माइल करते हुए आज़ाद हो रही है अपने इस शरीर से, अंश एक गहरी सांस भरते हुए उसे भी अलविदा कह देते हैं, और साथ ही अपने आप से वादा करते हैं कि अब वो उस लड़की को याद नहीं करेंगे, क्योंकि कहते हैं
जब भी आप किसी ऐसे शख्स को याद करते हैं जो कि आपसे शरीर से दूर जा चुका है, तो उसकी आत्मा कहीं ना कहीं आपके आसपास ही रहती है, क्योंकि वो आपके मुंह से छूट नहीं पाती। और अंश ने ऐसा नहीं चाहा था। वो चाहते थे कि उसकी बहन जो कि अब अपनी शरीर से अलग हो जाए और उसे एक नया जीवन मिले जहां उसे बहुत सारी खुशियां मिले। और वो पहली बार दिल से अपने भगवान से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट किए थे, प्रीति की अच्छी लाइफ के लिए। उसे दोबारा जहाँ भी जिंदगी मिले वो बहुत ही खुशी खुशी अपनी पूरी जिंदगी को गुजारे और उसे इतना प्यार मिले जो इस जन्म में अंश ने उसे नहीं दे पाया। अंश को थोड़ा इमोशनल होता देख करके समारा, जो कि इस वक्त धूप लेने के लिए और अपने बालों को सुखाने के लिए बालकनी की तरफ ही आई हुई थी, और अंश के आंखों के कोने से इस तरह आंसू गिरता हुआ देख करके वो धीरे से उनके चेहरे की तरफ अपने गर्दन को टिल्ट करते हुए कहती है, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, क्या बात है? और वो अपने हाथों को उठा करके अंश के चेहरे तक पहुंचने की कोशिश करते हुए उनके आंसुओं को पोंछे जा रही थी। अंश जैसे ही समारा को अपने बगल में महसूस करते हैं, वो तुरंत ही अपने आंसुओं को अपने हाथों से हटाते हुए समारा की तरफ देखकर कहते हैं, कुछ नहीं, बहुत लाइट लाइट सा फील हो रहा है, इसी वजह से शायद इमोशनल हो गया। समारा ये सुनते हुए कहती है, लाइट मतलब अब उजाला उजाला सा? तभी अंश तो कुछ नोटिस करते हुए कहते हैं, इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश बहुत पसंद है राइट? समारा जो फिर से मुंह बनाते हुए कहती है, मजाक मत उड़ाएगा मेरा, कल से बस मजाक उड़ाया जा रहा है मेरा। हंस रहे थे। अंश कहते हैं, कल तो नहीं हंसा मैं। समारा जी कहती है, और पेन अंड्रा, वही जो भी अंटा पंटा, उसको सुन करके आप हंस रहे थे, आप सुबह से हंस रहे हैं मेरे ऊपर, मैं आपसे बात ही नहीं करूँगी। और ये बोल करके वो झटके से अपने बाल को जानबूझ करके अंश के मुंह पर मारी थी और वहाँ से भागने लगती है। तभी अंश भी उसको चिल्लाते हुए कहते हैं, ओ मैडम, इस तरह से बार बार मुझे मार कर मत जाया करो, अरे तुम्हें ज़रा भी इज्जत नहीं है क्या मेरी? और ये बोल करके वो भी अंदर की तरफ भाग गए थे। बगल में खड़े इस वक्त दो लोग जो कि अपने हाथों में कॉफ़ी मग पकड़े हुए इस वक्त अंश और समारा की नोक झोंक को देख करके स्माइल कर रहे थे। अनु जो इस वक्त हल्का सा अपने पैरों को उठा करके पीछे की तरफ पूरी तरह लीन होने लगी, जहाँ इस वक्त अर्जुन खड़े थे, और अर्जुन जो अपने हाथों से उसकी कमर को ग्रैब करते हुए कहते हैं, कितने वक्त बाद अंश की ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही है, कितने सुकून में लग रहा है ना, वो हमेशा तो हाइपर हुआ फिरता रहता था। आई विश अब उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए। अनु जो पीछे मुड़कर अर्जुन की तरफ देखकर कहती है, एक बात बताऊं? अर्जुन धीरे से अपने चेहरे को हाँ मिला दिए थे, जैसे उसे कमांड दे रहे हो कि हाँ बोल लो। तभी अनुज उनका गाल खींचते हुए कहती है, अगर ना भी बोलते ना तब भी बताती मैं। और फिर वो पीछे बाउंड्री से टिक कर कहती है, आपको पता है मैंने आपको एक्सेप्ट क्यों किया था? अर्जुन अपनी इंक में चढ़ाकर क्यूरियस होते हुए पूछते हैं, क्यों मैडम? अनु ने एक बार उसी बालकनी की तरफ देखा था जहाँ इस वक्त अंश और समारा आपस में बातें कर रहे थे, और स्माइल करते हुए दोबारा अर्जुन की तरफ देखकर कहती हैं, क्योंकि आप सिर्फ मेरी फिक्र नहीं करते हैं, मेरे भाई की भी बहुत परवाह करते हैं आप। सिर्फ मुझसे प्यार नहीं करते बल्कि अपने दोस्त, अपनी माँ, अपने पूरे परिवार से प्यार करते हैं। और आपको पता है लड़कियों को ऐसे केयरिंग लोग पसंद होते हैं। और जिस तरह से आपने मेरे भाई का बचपन से इतना ख्याल रखा ना, मैं वाकई बता रही हूँ, मुझे आपकी सबसे अच्छी आदत यही लगती थी, क्योंकि बाकी के लड़के तो सिर्फ अपनी वाइफ पर ध्यान देते हैं, लेकिन आपने अपने दोस्त से भी बहुत जम कर निभाई है। यह सुनकर अर्जुन जो थोड़ा डिसअपॉइंट होकर अपने चेहरे को ना मिलाकर कहते हैं, नहीं अनु, अगर दोस्ती अच्छे से निभाई होती तो अंश की आज ऐसी हालत ही नहीं होती। मैं अपने करियर को लेकर कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गया था शायद, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि अब उसकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ ला सकूँ मैं। अब वापस आ गया उसका अर्जुन। तभी अनुज कहती है, उसका अर्जुन मतलब आप मेरे नहीं रह गए, आप क्या पूरे पूरे उन्हीं के हो गए हैं? देखिए इसमें तो मुझे फिर जलन होगी। हाँ, अर्जुन हंसते हुए कहते हैं, पागल हो क्या, दोस्त है वो मेरा, चलो